गाइस, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 8, जिसमें हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया है लिपिड्स। तो सबसे पहले जो लिपिड है ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का। सबसे ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप है ये, बहुत ज़्यादा हमें मिलता है प्लांट्स और एनिमल में। ठीक है, इसके बहुत सी जगहों पर ये पाया जाता है लिपिड। इसके बाद सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इससे ये जो टर्म लिपिड है ये हमें किसने दी। सबसे पहला पॉइंट ये बनता है कि जो टर्म लिपिड है वो हमें दी थी एक साइंटिस्ट ब्लोर ने 1943 में। इसके बाद है कि इसकी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि सबसे पहली तो ये एक ऐसा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जो कि इनसॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन सॉल्युबल होता है अल्कोहल, ईथर जैसे को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, इन सब में सॉल्युबल होता है। आपने देखा होगा लिपिड को हम आमतौर पर क्या कहते हैं, फैट, ऑयल, चर्बी वगैरह। ठीक है, तो ये क्या हम देखते हैं ना कि ये सिर्फ जो है जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उनमें ही डिजॉल्व हो सकते हैं, कि वाटर में तो बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इनका ये बनता है कि ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में। हमारे पास सेकंड पॉइंट है कि ये जो लिपिड्स होते हैं कि सॉल्युबल होते हैं वाटर में और सॉल्युबल होते हैं दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि अल्कोहल और ईथर में। इसके बाद ये जो कंपाउंड है ये बना हुआ होता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ था, इसी तरह से लिपिड भी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एलिमेंट से मिलकर बनता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं कार्बोहाइड्रेट की तरह इसके पास, लेकिन इसके पास ऑक्सीजन का रेशो बहुत कम होता है। कार्बोहाइड्रेट में तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो वाटर जैसा था, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में लिपिड्स में जो है ऑक्सीजन का रेशो बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक फार्मूला लिखा है C57H110O6। ये फार्मूला है हमारे पास स्टीरीन का। स्टीरीन एक फैट है, एक लिपिड हमारे पास मिलता है बीफ में। तो आप इस फार्मूले में देख सकते हैं कि कार्बन 57, हाइड्रोजन 110 है, लेकिन ऑक्सीजन का जो रेशो है वो बहुत ही ज़्यादा लो है। ठीक है, और ऑक्सीजन सिर्फ 6 प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसके तो हमने देखा है इस फार्मूले में कि कार्बन, हाइड्रोजन का रेशो तो बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन ऑक्सीजन का रेशो बहुत ज़्यादा कम है। तो यही वजह होती है। अब क्या वजह है कि कार्बन, हाइड्रोजन का रेशो इतना ज़्यादा है। लिपिड्स के पास कार्बन, हाइड्रोजन का रेशो इतना ज़्यादा होने की वजह से इनके पास कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है हमें। तो अगर कभी भी शॉर्ट रीजनिंग क्वेश्चन में ये सवाल आ जाए कि लिपिड के पास डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी किस वजह से होती है, तो क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन का रेशो इनके पास बहुत ही ज़्यादा होता है, हाई होता है, इसीलिए इनके पास डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन पोटेंट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। जब ऐसा होता है ना, हमें चक्कर वगैरह आने लगते हैं, तो हमें क्या होता है, हम जल्दी से जो है ना ग्लूकोज ले लेते हैं। ठीक है, तो पोटेंट सोर्स ऑफ एनर्जी यही है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिच एनर्जी किसमें, लिपिड्स में। अब ऐसा तो नहीं होगा ना हमें चक्कर वगैरह आ रहे हैं और हमें ना टिक्के वगैरह खाने बैठ जाए, नहीं। हमें जो जल्दी से जो एनर्जी देगा ना वो क्या चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट्स है। लेकिन हाई एनर्जी किस में मिलती है, हमें लिपिड में मिलती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ ग्रुप्स हैं लिपिड्स के, जिसमें सबसे पहला ग्रुप है हमारे पास असाइल ग्लाइसरॉल, जिसे हम आम अल्फाज में फैट एंड ऑयल्स का नाम भी देते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ें कि असाइल ग्लाइसरॉल क्या होते हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। हमारे पास एक रिएक्शन है जिसका नाम है ईस्टरिफिकेशन, यह हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास ईस्टरिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक टाइप का बॉन्ड बनता है। बॉन्ड फॉर्म बिटवीन अल्कोहल एंड ऑर्गेनिक एसिड बाय रिमूविंग वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ईस्टरिफिकेशन। ईस्टरिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक टाइप का बॉन्ड बनता है अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड के बीच
बनेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे कि ये एस्टरिफिकेशन हुई है। जैसे यहाँ पर यह हाइड्रोजन और ये वाटर OH ये रिमूव होंगे, यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल लिबरेट होगा और यहाँ पर एक बॉन्ड सिंथेसाइज हो जाएगा। इस बॉन्ड को हम नाम देंगे ईस्टर। तो ईस्टर एक टाइप का बॉन्ड है जो कि एक प्रोसेस एस्टरिफिकेशन से बनता है, जिसमें क्या होता है कि अल्कोहल और एसिड के बीच में एक टाइप का बॉन्ड बनता है जब वहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल लिबरेट होता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं एस्टरिफिकेशन। उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी। एस्टरिफिकेशन में अल्कोहल और एसिड का होना ज़रूरी है और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा जब वाटर का मॉलिक्यूल लिबरेट होगा। तो ये था प्रोसेस एस्टरिफिकेशन का। इसके बाद हम अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं असाइल ग्लाइसरॉल, जिसे हम आमतौर पर फैट एंड ऑयल्स का नाम देते हैं। हमारे पास ये टॉपिक है असाइल ग्लाइसरॉल, जिसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले असाइल ग्लाइसरॉल क्या होता है। असाइल ग्लाइसरॉल हम आमतौर पे फैट एंड ऑयल्स को नाम देते हैं। ये एक टाइप की कंडेंस्ड प्रोडक्ट होती है ग्लाइसरॉल और 3 फैटी एसिड की। मतलब कि जब एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल और 3 एसिड का मॉलिक्यूल, जिसमें स्पेशली अल्कोहल कौन सा हो, ग्लाइसरॉल हो और फैटी एसिड हो, एसिड में फैटी एसिड हो, जब ये तीनों मतलब ग्लाइसरॉल और ये 3 फैटी एसिड ये जब कंबाइन हो तो ये एक प्रोडक्ट बनाए जिसे हम नाम देंगे असाइल ग्लाइसरॉल। अब असाइल ग्लाइसरॉल कैसे बनता है? ये एक प्रोसेस एस्टरिफिकेशन से बनता है। इनके बीच में ईस्टर लिंकेज होता है। फैटी एसिड असाइल ग्लाइसरॉल के बीच में ईस्टर लिंकेज होता है। ये ईस्टर होता है किसका? ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड का। अब इसके दरमियान बॉन्ड कैसे बनता है हम एस्टरिफिकेशन में सीख चुके हैं, लेकिन हम एक बार और देख लेते हैं। यह हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ग्लाइसरॉल का, जिसमें 3 कार्बन है और तीनों कार्बन पर OH लगा हुआ है। मतलब इसलिए आगे एक OH आगे एक फैटी एसिड से कंबाइन होगा, दूसरा OH भी आगे एक फैटी एसिड से कंबाइन होगा, तीसरा भी एक फैटी एसिड से कंबाइन होगा। इस ग्लाइसरॉल के पास 3 वैलेंसी है, ये अपने साथ 3 फैटी एसिड को कंबाइन कर सकता है, कंडेंस कर सकता है। तो हमारे पास ये एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल है। जब यहाँ से एक वाटर और एक OH फैटी एसिड से लिबरेट होगा, वाटर का मॉलिक्यूल लिबरेट होगा, इनके दरमियान में बॉन्ड बन जाएगा जिसे हम नाम देंगे ईस्टर। ये एक ईस्टर बॉन्ड बन गया है, ईस्टर लिंकेज बन गया है। ऐसे ही यहाँ से भी H और ये OH लिबरेट होंगे और एक वाटर का मॉलिक्यूल लिबरेट होगा। इसके बाद यहाँ से भी एक H और एक OH लिबरेट होंगे, वाटर का मॉलिक्यूल लिबरेट होगा। तो असाइल ग्लाइसरॉल बनने के लिए 3 वाटर का मॉलिक्यूल लिबरेट होना ज़रूरी है, तभी हमारे पास असाइल ग्लाइसरॉल बनेगा। तो असाइल ग्लाइसरॉल एक ग्लाइसरॉल जिसमें 3 OH लगे हुए हों और 3 फैटी एसिड की एक कंडेंस प्रोडक्ट है, तो इसे हम नाम देंगे असाइल ग्लाइसरॉल। जब यहाँ पर ये सब हट के ये यहाँ पर एक बॉन्ड सिंथेसाइज हो जाएगा बीच में, इस बॉन्ड को हम नाम देंगे ईस्टर्न लिंकेज और ये एक ग्लाइसरॉल और ये एक असाइल ग्लाइसरॉल बन जाएगा। हमने देख लिया कि ईस्टर बॉन्ड कैसे बन रहा है और असाइल ग्लाइसरॉल कैसे बन रहा है। अब वहाँ पर मैंने आपको समझाया कि जब 3 वाटर के मॉलिक्यूल लिबरेट होंगे, एक ग्लाइसरॉल के पास 3 OH है, 3 OH के साथ 3 फैटी एसिड लगेंगे, 3 ईस्टर बॉन्ड बनेंगे और 3 वाटर के मॉलिक्यूल लिबरेट होंगे, तो वहाँ पर एक प्रोडक्ट बन जाएगी जिसे हम नाम देंगे ट्राइग्लिसराइड। इसके बाद हमारे पास है सबसे पहले मोनोग्लिसराइड एंड डाइग्लिसराइड हम देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ट्राइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसरॉल क्या होता है। तो जब हमारे पास ये ग्लाइसरॉल है और एक OH जब एक फैटी एसिड के साथ कंबाइन होगा और 2 OH फ्री होंगे, तो ऐसी प्रोडक्ट को हम नाम देंगे मोनोग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड में सिर्फ एक ईस्टर्न लिंकेज होगा ये वाला और एक वाटर का मॉलिक्यूल लिबरेट होगा, तो इस पूरी प्रोडक्ट को हम नाम देंगे मोनो
मोनोग्लाइसराइड। इसी तरह डाइग्लाइसराइड में दो ऑयल जब दो फैटी एसिड के साथ कंबाइन होंगे तो इस प्रोडक्ट को हम नाम देंगे डाइग्लाइसराइड। इसमें दो ईस्टर लिंकेज बनेंगे और दो वाटर के मॉलिक्यूल लिबरेट होंगे, तो ऐसी प्रोडक्ट को हम नाम देंगे डाइग्लाइसराइड। इसके बाद हमारे पास है ट्राइग्लाइसरॉल, जो हमारे पास सबसे अहम है। इसे हम न्यूट्रल लिपिड का नाम देते हैं। ट्राइग्लाइसरॉल हमने बनाना सीखा जब तीन वाटर के मॉलिक्यूल लिबरेट होंगे, तीन ईस्टर लिंकेज बनेंगे, तो हमारे पास ये एक प्रोडक्ट ट्राइग्लाइसराइड बनेगी। ट्राइग्लाइसराइड न्यूट्रल लिपिड है। न्यूट्रल लिपिड इसलिए कहते हैं क्योंकि इस ग्लाइसरॉल के तीनों OH फिल हैं, तीनों OH पे फैटी एसिड लगे हुए हैं, कोई भी OH खाली नहीं है, इसलिए हमने इसे नाम दिया है न्यूट्रल लिपिड। वहाँ पे आप देख सकते हैं ट्राइग्लाइसराइड इज कॉल्ड एज न्यूट्रल लिपिड बिकॉज ऑल थ्री OH आर बॉन्डेड विद एसिड्स। तीनों के तीनों OH बॉन्ड हुए हैं फैटी एसिड के साथ, इसलिए हमने नाम दिया है इसे न्यूट्रल लिपिड। ट्राइग्लाइसरॉल एक न्यूट्रल लिपिड है। तो ये हमने सीखा कि एसिडिफिकेशन क्या होती है, ग्लाइसरॉल क्या होता है, फैटी एसिड क्या होते हैं। इसके बाद हमने देखा इनके बीच में ईस्टर्न लिंकेज कैसे बनता है और मोनोग्लाइसरॉल, डाइग्लाइसराइड और ट्राइग्लाइसराइड क्या होते हैं। इसके बाद हमारे पास असाइल ग्लाइसरॉल दो टाइप के होते हैं, एक सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल और एक अनसैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल। सबसे पहले हमारे पास है सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल, जिसे हम आमतौर पर फैट्स कहते हैं। तो सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल क्या होते हैं? हमारे पास सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल ऐसे फैट्स होते हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड फैटी एसिड हो। सैचुरेटेड फैटी एसिड से मुराद है कि इनके पास इनके मॉलिक्यूल्स में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं हो। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी बुक में, और यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसे ये स्टीरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर कार्बन की चेन लॉन्ग चलती जा रही है, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ कार्बन बनाए। सबसे पहले तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके साथ रेडिकल की चेन लगी हुई है, आप देख सकते हैं। इसमें जो कार्बन है उनकी सारी वैलेंसीज फिल है हाइड्रोजन के साथ, मतलब कोई भी हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन की वैलेंसी कम नहीं है और उसकी जगह डबल बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा। तो ऐसे फैट को हम नाम देंगे, ऐसे फैटी एसिड को नाम देंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड। और सैचुरेटेड फैटी एसिड आम तौर पर फैट होते हैं और ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, जैसे कि कोकोनट ऑयल। इसके बाद है हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसे हम आमतौर पर ऑयल्स का नाम देते हैं। इसके बाद हमारे पास है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या अनसैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल, जिसमें आते हैं हमारे पास, हम इन्हें कॉमनली नाम देते हैं ऑयल्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के पास एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होता है इनकी हाइड्रोकार्बन चेन्स में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है लिनोलिन ऑयल, जो कि हमें मिलता है सीड्स में। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में कि इस हाइड्रोकार्बन चेन के पास एक बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड होने की निशानी है कि ये अनसैचुरेटेड है, मतलब कि इनके सारे कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से फिल नहीं हुई भी। यहाँ पर हाइड्रोजन की वैलेंसी थी, लेकिन इसने यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लिया अगले कार्बन के साथ, तो हम इसे नाम देंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या अनसैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल। अनसैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल की एक खास बात ये होती है कि ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। जैसे कि आपने देखा होगा कि सारे जो ऑयल्स वगैरह होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, तभी ये जो हमारे पास कुकिंग ऑयल होते हैं ये अनसैचुरेटेड होते हैं, तभी तो ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं हो जाते, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड ही रहते हैं। इनकी खास बात ये है, तभी हम पहचान लेते हैं कि यहाँ ये फुल अनसैचुरेटेड है, इसमें कोई भी सैचुरेशन प्रेजेंट नहीं है। तो ये था असाइल ग्लाइसरॉल की दो टाइप, जिसमें हमने देखा कि अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैट या ऑयल्स क्या होते हैं और इनमें एग्जाम्पल्स क्या हैं। असाइल ग्लाइसरॉल की इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये हमें बहुत सारे मेटाबॉलिज्म में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हमने शुरू में ही देखा था कि इनके पास कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में ट्वाइस
किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि लिपिड में, फैट्स में कितनी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सेकेंड ग्रुप है लिपिड का, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड एक टाइप का लिपिड है जिसमें हमें ये क्या है, फॉस्फोलिपिड कंटेंस प्रोडक्ट होती है 4 टाइप के मॉलिक्यूल की। सबसे पहले इसमें जो हमें मिलता है वो है ग्लाइसरॉल। पहले नंबर पे ग्लाइसरॉल, उसके बाद 2 फैटी एसिड, एक कोलाइन और एक फॉस्फेट। ये चारों चीजें जब कंडेंस्ड होती हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है, कंपाउंड बनता है जिसे हम नाम देते हैं फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप है लिपिड का। फॉस्फोलिपिड जो है सिमिलर होता है असाइल ग्लाइसरॉल से। अभी हम इसकी फॉर्मेशन देखेंगे कि कैसे होती है इसकी फॉर्मेशन। वहाँ पर मैंने फॉस्फोलिपिड का ये जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया है, ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले तो बात है कि ये सिमिलर होता है असाइल ग्लाइसरॉल की तरह। हमने देखा था कि असाइल ग्लाइसरॉल जो है कैसे बनता है, वो एक अल्कोहल और 3 फैटी एसिड से मिलकर बनता है। तो फॉस्फोलिपिड जो है असाइल ग्लाइसरॉल की तरह सिमिलर है। कैसे? इसके पास एक ग्लाइसरॉल है। अब हम जानते हैं, सब बहुत गौर के साथ देखिएगा। अब हम ग्लाइसरॉल के पास हम देखते हैं कि 3 उसके OH फ्री थे, 1 2 3 कार्बन थे और तीनों कार्बन पे OH फ्री थे ग्लाइसरॉल के। ये एक अल्कोहल है। 2 OH पे तो फैटी एसिड लग गया, तो मतलब कि पूरा का पूरा क्या बना, ये बना डाइग्लाइसराइड। हमारे पास ये ग्लाइसरॉल और जब इसके साथ 2 OH पे 2 फैटी एसिड अटैच हो जाए तो ये बना एक डाइग्लाइसराइड। और डाइग्लाइसराइड का हमें पता है, हमें ग्लाइसरॉल में हमें बताया कि 3rd OH की वैलेंसी हमारे पास फ्री है। अब इस 3rd वैलेंसी पे जब एक फॉस्फेट और इस फॉस्फेट के साथ एक कोलाइन क्या है, एक नाइट्रोजनस बेस है। ये हम न्यूक्लिक एसिड में पढ़ेंगे। अभी के लिए याद रखें कि ये एक टाइप की नाइट्रोजनस बेस है। जब ग्लाइसरॉल के पास 3 OH फ्री है, 2 OH पे फैटी एसिड लग के डाइग्लाइसराइड का स्ट्रक्चर बन जाएगा। उस डाइग्लाइसराइड के साथ एक फॉस्फेट 3rd OH पे और एक कोलाइन लगेगा, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे कि पूरा स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड का है। तो हमने फॉर्मेशन देख ली फॉस्फोलिपिड की कैसे होती है और ये किस तरह से सिमिलर है असाइल ग्लाइसरॉल के। इसमें एक डाइग्लाइसराइड
वैक्सेस जो है कैसे बनती हैं, ये लॉन्ग चेन मोनो अल्कोहल और लॉन्ग चेन फैटी एसिड की कंडेंस्ड प्रोडक्ट होती हैं। जब लॉन्ग बिल्कुल जो अल्कोहल है बहुत ज़्यादा लॉन्ग चेन में और फैटी एसिड भी लॉन्ग चेन में जब अटैच हो तो ऐसी प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं वैक्सेस। अब वैक्सेस ये जो है बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है लिपिड की। वैक्सेस बिल्कुल सिंपल लिपिड है, सिंपलेस्ट फॉर्म है लिपिड की, और ये हमारे पास हमें कहाँ पे मिलते हैं, जो प्लांट्स की स्टेम्स, लीव्स, पेटल्स होते हैं उन पे मिलते हैं। स्किन, एनिमल्स की जो स्किन होती है उसमें मिलते हैं, फर और फीदर्स में मिलते हैं। हम देखते हैं ना कि लीव में से बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग उतर रही होती है, और जब हम उसे देखते हैं या कभी-कभी हम जब मुंह धो के आते हैं तो हमारी स्किन भी रोशनी में चमक रही होती है, तो किसकी बदौलत होता है, वैक्स की बदौलत होता है। तो वैक्स हमें बहुत सारी जगहों पर मिलती है, स्टेम्स, लीव्स, पेटल्स, स्किन, फर एंड फीदर्स वगैरह पे। हमारे पास वैक्सेस की ये प्रॉपर्टी है कि ये नॉन रिएक्टिव होती है, ये किसी किस्म का रिएक्शन नहीं करती। अब ये नॉन रिएक्टिव नेचर की क्यों होती है, क्योंकि इसके पास नॉन पोलर पार्ट होता है। ये जो है वाटर रिपेलेंट होती है, इनके पास नॉन पोलर पार्ट होता है क्योंकि इनके पास लॉन्ग चेन फैटी एसिड और अल्कोहल होते हैं, जिसकी वजह से ये नॉन पोलर होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, वाटर को रिपेल करती है। इसके बाद है हमारे पास एक और प्रॉपर्टी कि ये केमिकली इनर्ट होती है, मतलब कि ये किसी भी किस्म का रिएक्शन नहीं करती। तो ये थी वैक्सेस की कुछ प्रॉपर्टी, और ये कैसे बनती है और ये सिंपल होती है कि हमें कहाँ मिलती है ये हमें देखना। अब इस दो टाइप है वैक्सेस की, वो हम देखते हैं। इसके बाद हमारे पास है वैक्सेस की टाइप्स। दो टाइप के वैक्स होते हैं, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक। जो हमें नेचुरल मिलते हैं वो है बीज वैक्स, या जो क्यूटिकल होती है जो हमें लीव्स वगैरह पे मिलती है। ये बिल्कुल प्योर फॉर्म नेचुरल फॉर्म है किसकी, वैक्स की। उसके बाद सिंथेटिक जो हमने मैन मेड है, जो हमने खुद बनाई है, वो है जो सिंथेटिक वैक्स है वो ज़्यादातर पेट्रोलियम से मिलती है, और पेट्रोलियम जो है वो यूज होता है कैंडल्स की फॉर्मेशन में। कैंडल्स भी क्या होती हैं, एक टाइप की वैक्स है, और ये सिंथेटिक वैक्स है। इसके बाद हमारे पास पहले ज़माने में जो हमारे पास प्रिंसिपल सोर्स थी वैक्स की, वो एक टाइप की व्हेल थी, और स्पेशल व्हेल का, उस स्पेशल मछली का नाम था स्पर्म व्हेल, जो कि प्रिंसिपल सोर्स थी हमारी वैक्स की। तो ये था पूरा वैक्स का टॉपिक, उम्मीद है कि पसंद आया होगा। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट ग्रुप पे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास फोर्थ ग्रुप है टर्पिनोइड्स। टर्पिनोइड्स एक इम्पोर्टेंट क्लास है लिपिड की, जो कि बहुत सारे यूनिट्स से बना हुआ होता है। उन यूनिट्स को हम नाम देते हैं आइसोप्रीनोइड्स यूनिट। आइसोप्रीनोइड यूनिट एक टाइप का मतलब मोनोमर है, जो कि C5H8 इसका फार्मूला है। वहाँ पर मैंने आपको डायग्राम बना दी है, उसमें 5 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन के एटम लगे हुए हैं। तो इस यूनिट का नाम देंगे आइसोप्रीनोइड यूनिट। आइसोप्रीनोइड जब बहुत सारे मिलेंगे तो वो एक मेन क्लास बनाएंगे टर्पिनोइड।
टाइप की फ्रेग्रेंस होती है जिसकी वजह से ये जो है परफ्यूम में यूज होते हैं और आपको उन सबके नाम याद होने चाहिए। इसके बाद हमारे पास टर्पेन्स के बाद सेकेंड ग्रुप है टर्पेनॉइड्स का, वो है हमारे पास स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स भी जो है हमने देखा कि सारे के सारे टर्पेनॉइड्स आइसोप्रीनॉइड्स यूनिट्स के बने हुए होते हैं। इसी तरह से स्टेरॉइड्स जो है वो भी आइसोप्रीनॉइड्स यूनिट्स के बने हुए होते हैं। लेकिन ये जो आइसोप्रीनॉइड्स यूनिट्स होते हैं ये अब कुछ इस तरह से अरेंजमेंट रखते हैं कि ये एक टाइप का स्टेरॉइड न्यूक्लियस बनाता है। जब आइसोप्रीनॉइड्स यूनिट बहुत ज़्यादा डिफरेंट अरेंजमेंट में अटैच होंगे तो वो एक टाइप का न्यूक्लियस बनाएंगे जिसे हम नाम देंगे स्टेरॉइड न्यूक्लियस। स्टेरॉइड न्यूक्लियस जो है क्या है, ये 17 कार्बन का कंपाउंड है जो कि मैंने वहाँ पर बनाया है। ये 17 कार्बन का कंपाउंड है जो कि अभी 17 कार्बन किस तरह से अरेंज होते हैं कि ये स्टेरॉइड न्यूक्लियस बनाए, तो ये 4 रिंग में अटैच होते हैं जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच होती हैं। जैसे कि हम वहाँ पर देख सकते हैं मैंने 4 रिंग बनाई है। इन 4 रिंग में जो है 17 कार्बन अरेंज हुए हैं। किस तरह से जो शुरू की 3 रिंग है उनमें 6 कार्बन है, वो हेक्सागोनल है, मतलब कि उनके पास जो शुरू की 3 रिंग्स है उनके पास 6 कार्बन है। लेकिन जो लास्ट वाली रिंग है फोर्थ वन, उसके पास सिर्फ 5 कार्बन है। तो जब 6 + 6 + 6 + 5 कार्बन मिलेंगे तो ये बन जाएंगे 17 कार्बन। तो स्टेरॉइड भी आइसोप्रीनॉइड यूनिट का ही बना हुआ होता है और ये एक तरह से आइसोप्रीनॉइड एक तरह से ऐसे अरेंजमेंट करते हैं कि ये एक टाइप का स्टेरॉइड न्यूक्लियस बनाते हैं। स्टेरॉइड न्यूक्लियस 17 कार्बन का कंपाउंड है जो कि अरेंज होता है 4 रिंग्स में, जो कि 4 जो रिंग्स है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच हुई होती हैं। शुरू की 3 रिंग्स हेक्सागोनल होती हैं, 6 कार्बन रखती है अपने पास, और लास्ट वाली जो रिंग है फोर्थ वन वो पेंटागोनल होती है, 5th कार्बन होता है, उसमें 5 कार्बन होता है। इसके बाद हमारा जो स्टेरॉइड है उसमें अब हमारे पास जानते हैं एक ही स्टेरॉइड नहीं होता, बहुत सारे स्टेरॉइड्स होते हैं। तो अब ये स्टेरॉइड्स की प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होंगी? मेन यूनिट तो ये स्टेरॉइड न्यूक्लियस ही है, लेकिन इनके साथ जो 17 कार्बन है उनके साथ आगे पीछे कुछ और रेडिकल लग जाते हैं, R ग्रुप लग जाते हैं, कार्बन की चेन्स लग जाती हैं, जिसकी वजह से जो है डिफरेंट टाइप के स्टेरॉइड बनते हैं। ये रेडिकल्स ही होते हैं जो कि स्टेरॉइड की प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करते हैं। इन रेडिकल के चेंज होने से स्टेरॉइड भी चेंज हो जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। सबसे जो मेन स्टेरॉइड है वो है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर आपकी बुक में बना हुआ भी है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। कोलेस्ट्रॉल जो है प्रीकर्सर है मेन स्टेरॉइड का, मतलब कि कोलेस्ट्रॉल में ही कुछ और चेंजेस होती हैं, उनके रेडिकल्स में कुछ और चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से कुछ और स्टेरॉइड्स बन जाते हैं। जैसे कि हमारे पास है टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन है। यह हमारे पास फीमेल प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन फीमेल में हमारे एम्ब्रॉयो की प्रोडक्शन करते हैं और टेस्टोस्टेरोन मेल में स्पर्म की फॉर्मेशन के काम आता है। तो ये था हमारे पास स्टेरॉइड सेकेंड ग्रुप। अब हमारे पास है थर्ड ग्रुप जिसमें है कैरोटीनॉइड्स। इसके बाद हमारे पास है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स जो है पॉलीटर्पेन्स होते हैं, इनके पास जो है एक बहुत लंबी चेन होती है आइसोप्रीनॉइड्स यूनिट की। ये जो बीच में आपको ये बिल्कुल चेन दिख रही है, ये एक लंबी चेन है जिसमें आइसोप्रीनॉइड्स यूनिट जो है वो अटैच हुए हैं। बहुत सारे आइसोप्रीनॉइड्स यूनिट्स अटैच हुए हैं और एक लॉन्ग चेन बना रहे हैं, और इस लॉन्ग चेन के एंड पे
बनाते हैं। ये हमारी बॉडी के बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जब हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया घुस जाता है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से हमें फीवर होता है, तो क्या होता है कि जब कोई भी हमारी बॉडी में बैक्टीरिया चला गया तो हमारे वहाँ पर हमारी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होने लगते हैं और हमारी बॉडी में क्या करते हैं, फीवर को इंड्यूस करते हैं, फीवर का काज बनते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो बैक्टीरिया किल हो जाते हैं और ये हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो को भी रेगुलेट करते हैं। अब ये ब्लड प्रेशर बढ़ा भी सकते हैं और ब्लड प्रेशर कम भी कर सकता है।